दोस्तों, मुंबई वो शहर है जहां सपने बिकते हैं, जहां शोहरत को हासिल करने के लिए रातों की नींद उड़ानी पड़ती है। रोशनी ऐसी कि इस चमक धमक में हर कोई भूल जाता है कि उसकी ये दौड़ कहां जा रुकेगी। लेकिन कभी कभी ये दौड़ इतनी अंधी हो जाती है और चमक के पीछे ऐसी परछाई छिपी होती है जिसकी दस्तक सीधे जांच एजेंसियों के दरवाजे तक पहुंच जाती है। ऐसी एक चमक और शोहरत की दौड़ में एंट्री हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, यानी ईडी की। एक नाम जिसने फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी। कारोबारी के घर और दफ्तर में ईडी की रेड और सवाल अब विदेशी लेन देन से जुड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईडी को इस मामले में जांच शुरू करनी पड़ी? क्या ये सिर्फ एक सामान्य पूछताछ है या आने वाले दिनों में इस कहानी के और भी किरदार सामने आएंगे? नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं रेडियो संवाद। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक खबर तेजी से सुर्खियों में। रिपोर्टों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के कारोबारी और फिल्मी निर्माता धर्मेश सांगानी तथा उनकी कंपनी से जुड़े मामले में फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जांच शुरू की है। यह खबर इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि जिस धर्मेश पर फेमा के तहत ये जांच हो रही है वो मशहूर अभिनेता और व्यंग्यात्मक रूप से सरकार पर तंज कसने वाले और सवाल पूछने वाले मशहूर अभिनेता शेखर सुमन का ये दोस्त बताया जा रहा है। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि धर्मेश सांगानी का नाम शेखर सुमन फिल्म एंड टेलीविजन अकादमी के सह संस्थापक के रूप में भी जुड़ा हुआ है। यहीं से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि कहीं ये रेड शेखर सुमन को चेतावनी देने के लिए तो नहीं थी, क्योंकि इन दिनों टीवी पर शेखर सुमन का एक प्रोग्राम चल रहा है, शेखर टुनाइट, और कहा जा रहा है अपने इस प्रोग्राम के जरिए शेखर सुमन जो है वो केंद्र सरकार की पोल खोल रहे हैं। चाहे वो इथेनॉल का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो या फिर विदेशी दौरों का। और यही प्रोग्राम शायद सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। और जब धर्मेश के घर पर रेड पड़ी तो सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी कि शेखर सुमन के घर पर ईडी ने रेड मार दी। और यह भी शुरू हो गया कि हमने पहले ही कहा था, इस सच को सरकार हजम नहीं कर पाएगी। जो सच शेखर सुमन अपने प्रोग्राम के जरिए बता रहा है, अपने तंज जो है उसके जरिए वो कटाक्ष कर रहा है सरकार पर कि देखिए एथेनॉल से क्या क्या खराबी हो रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, स्वास्थ्य की क्या यहाँ पर दशा है, जब पूरे भारत में हॉस्पिटल्स को लेकर, सड़कों को लेकर वो कई ऐसे खुलासे कर रहे हैं। तो लोग यही कहने लगे कि शेखर सुमन को दबाने के लिए ये रेड हुई। सरकार सच का सामना नहीं कर पा रही है तो मीडिया को दबाया जा रहा है। जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये रेड धर्मेश सांगनी के दफ्तर और घर पर थी। यहाँ एक बात भी साफ समझ लीजिए कि अभी जांच जारी है। ईडी की कार्रवाई का मतलब किसी व्यक्ति का दोषी साबित हो जाना नहीं होता। जांच का उद्देश्य तथ्यों की पड़ताल करना है। जो तथ्य हैं, जो उनके सामने सवाल रखे जाएंगे, जो दस्तावेज रखे जाएंगे, उन तथ्यों की वो पुष्टि करेंगे। फिर जाकर अगर कोई केस बनता है तो वो करेंगे। लेकिन जैसे ही ये रेड पड़ी तो जो हमने बताया, कई मीडिया हाउसेस ने खबर चला दी कि देखिए सरकार सच नहीं सहन कर पा रही है, मोदी की पोल खुल गई, एनडीए जो है वो विफल हो रही है और यही सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ये रेड जो है वो डाली गई है और शेखर सुमन को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शेखर सुमन का प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। और ये शेखर सुमन ये प्रोग्राम सिर्फ पिछले कुछ महीनों से नहीं बना रहे, पिछले कई सालों से वो इस तरह के प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं। चुनावों के दौरान भी और चुनावों के बाद भी आपने कई उनके प्रोग्राम देखे। पोल खोल उनका एक प्रोग्राम आया करता था, तब भी वो सरकार को इसी तरह जो है एक्सपोज करते थे, इसी तरह से वो सवाल पूछते थे और सरकार को आईना दिखाते थे। लेकिन अब
ये मुद्दा इसलिए गर्मा रहा है और ये रेड इसलिए चर्चाओं का केंद्र है कि धर्मेश शेखर सुमन के दोस्त हैं और शायद ये इसलिए उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि शेखर सुमन प्रोग्राम बना रहे हैं शेखर टू नाइट, और उसमें जिस तरह के वो कंटेंट दे रहे हैं वो सरकार को शायद पसंद नहीं आ रहे, ये लोगों का कहना, और उसी कंटेंट को हटाया जाए या वो दोबारा सा ना बने, तो ये रेड इसलिए हो रही है। लेकिन क्या वाकई सरकारें मीडिया से इतनी डरती हैं? क्या वाकई सरकारें अपना सच उजागर होने पर प्रोग्राम बंद करवा देते हैं? कई मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं उन्होंने इसी कारण मीडिया छोड़ दिया, चैनल्स यानी कि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है वो छोड़ दिए और खुद के यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं और उन यूट्यूब चैनल्स पर खुल्लम खुल्ला मौजूदा सरकार की नीतियों की पोल खोल रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, बता रहे हैं कहां कहां मोदी सरकार जो है वो गलत है। नितिन गडकरी का मुद्दा ले लीजिए, किस तरह से वो छाया हुआ है सोशल मीडिया पर, एक से बढ़कर एक जो पत्रकार है वो उनकी पोल खोल रहा है, लेकिन कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, कोई डिलीट नहीं हुआ। और अगर सरकार इतनी सख्ती कर रही है तो फिर ये चैनल्स जो डिजिटल चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, ये किस तरह से चल रहे हैं? तो क्या ये मिक्स करने की एक कोशिश की जा रही है या फिर सरकार के जहन में ये डाला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि देखिए शेखर सुमन का ये प्रोग्राम जो है आपके लिए चेतावनी है, कहीं आने वाले चुनावों में आपकी सरकार ना गिरा दे। तो सरकारें डरती हैं क्या? फिलहाल जो भी है, लेकिन प्रोग्राम ने लोगों के दिलों में एक जगह बना ली है और शेखर सुमन का नाम इस वक्त हर उस शख्स की जुबान पर है जो मोदी की नीतियों की आलोचना करता है या फिर जो राजनीति में इंटरेस्ट अपना जाहिर करता है। लेकिन ये रेड जो है वो उससे हटकर थी, ये ईडी की रेड है और विदेशी लेन देन में जो होता है उससे पूछताछ की जाती है, उसके लिए पूछताछ की जाती है, उसके बारे में पूछताछ होती है कि अगर आपको विदेशों से जो फंड आया है, जो आपके बैंकों में जो बैंक के खातों में जो विदेशी मुद्रा आई है, उसका सोर्स क्या है, कौन सा आप ऐसा बिजनेस करते हैं जहां पर विदेशी मुद्रा आपके खाते में आते। तो ये रेट वैसी ही थी, लेकिन अब क्योंकि सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं और मीडिया पर शिकंजा कसने के भी कई पत्रकार जो है वो आरोप लगा चुके हैं, तो ये खबर जो है इसीलिए इतने ज़्यादा फ्लोट कर रही है। और आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और हमारी इस खबर को शेयर और लाइक ज़रूर करिए और आइकन बटन जो है बेल वाला वो ज़रूर दबाइए ताकि रेडियो संवाद की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और हम इसी तरह से जो सही मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं और जिनके पीछे पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये जो खबर है उसकी जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक हम किसी भी तरह की वो खबर नहीं चलाते, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो है वो विनाश करती है खबरों का भी और समाज का भी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।